नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का जो 17वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 17 है, जो फुल लेंथ टेस्ट है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह डिस्कशन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का वह है, ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द विष किसका घोतक है। तो ऋग्वेद में जो विष है शब्द ये कबीला का घोतक है। जैसे गांव के लिए ग्राम है, परिवार के लिए कुल है, उसी तरीके से कबीला जो है वो कौन सा शब्द घोषणा करता है, कौन सा शब्द सूचित करता है, तो वह है विष। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन डी। अगला है, उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार व्यक्ति के वर्ण पर निर्भर करते थे। इस संदर्भ में द्विज किसे कहा गया? तो द्विज जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कहा जाता था, क्योंकि उन्हें पवित्र धागा पहनने का अधिकार था, जिसको हम लोग उपनयन कहते हैं। और उपनयन के बाद ये लोग जनेऊ पहनते थे। तो यही जो जनेऊ था, यही इसी जनेऊ को पवित्र धागा कहा जाता था। तो जनेऊ कौन पहनते थे? उपनयन किनका होता था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का होता था, इसलिए उन्हें द्विज कहा जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा सेकंड का। अगला है, प्राचीन शहर सुवर्ण नगरी जो सोने के निष्कर्षण के लिए मौर्य साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो सुवर्ण नगरी जो कर्नाटक में स्थित है। इस सुवर्ण नगरी का जिक्र अशोक के शिलालेख में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, संघृत्री उत्तर वैदिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। वह अधिकारी किसके लिए जिम्मेदार था? तो संघृत्री जो था एक ऐसे अधिकारी को कहा जाता था जो करों और भेंटों का संग्रह करता था। जो टैक्स और ट्रिब्यूट लोग राजा को देते थे, उसको संग्रह करने वाला अधिकारी कौन था? संघृत्री। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिफ्थ है, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में जिन शतमान और कृष्णल का उल्लेख मिलता है वे कौन है? तो शतमान जो है आपको सोने के सिक्कों को कहते हैं, और कृष्णल जो है चांदी के सिक्के को कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिफ्थ का आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का कौन सा स्कूल बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करता है, बुद्ध और बोधिसत्व की कृपा से मोक्ष की कामना करता है, संस्कृत भाषा का पक्षधर है और चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में अधिक लोकप्रिय है? तो ये कौन सा हो जाएगा? महायान स्कूल। महायान स्कूल जो है बुद्ध को भगवान मानता है, बोधिसत्व की कृपा में विश्वास करता है। हीनयान जो है बुद्ध को भगवान नहीं मानता। हीनयान पाली भाषा में का उपयोग करते हैं। महायान जो है संस्कृत भाषा के पक्षधर थे। तो ये महायान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन साम्राज्य राजवंशों पर विचार करें। उपर्युक्त राज्यों को पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला और जो राज्य हुए हैं मैत्रक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद दाबका। तो ये मैत्रक, पल्लव और दाबका का इंफॉर्मेशन हमको समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ से मिलता है। समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ, जो इसके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, उस इलाहाबाद स्तंभ में हमें कई राजाओं का नाम मिलता है। उसी में से एक राजा का नाम है मैत्रक। मैत्रक जो है आपको बल्लभी, बल्लभी जो गुजरात में है वहां पर ये शासन कर रहे थे। दाबका जो है आपको असम में शासन कर रहे थे। पल्लव जो है साउथ इंडिया में शासन कर रहे थे। तो अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो पश्चिम बल्लभी गुजरात जो सबसे वेस्ट में हो गया, उसके बीच में पल्लव हो गया, और सबसे ईस्ट में दाबका हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तो ऑप्शन ए। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा होता है। गुप्त वंश 319 से लेकर 550 तक हम लोग मानते हैं, और इसमें समुद्रगुप्त जो है आपको दक्षिण भारत अभियान करता है, जिसका इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलता है? हरिसेन के द्वारा लिखा गया इलाहाबाद स्तंभ से मिलता है। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड क्या है? तो 335 एडी से लेकर 375। समुद्रगुप्त का टाइम जनरली माना जाता है 335 से लेकर 375 तक। अगला क्वेश्चन है, वो यह समुदाय शिव की पूजा लिंग के रूप में करता है, और पुरुष आमतौर पर एक चांदी के बक्से में एक छोटा लिंग पहनते हैं।
जिसे बाएं कंधे पर लटकाया जाता है। धर्म शास्त्रों में बताए गए दाह संस्कार जैसे अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। तो यह उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस समुदाय की चर्चा की गई है? तो यह जो है लिंगायत समुदाय की चर्चा की गई है। लिंगायत समुदाय को वीर शैव समुदाय भी कहते हैं। याद रखिएगा, लिंगायत समुदाय को वीर शैव समुदाय भी कहते हैं। इसके संस्थापक बसवन्ना थे, जो आपको कलचुरी शासक का मंत्री था। बसवन्ना एक ब्राह्मण थे और बसवन्ना का टाइम पीरियड क्या है? 1106 से लेके 1168 तक। तो 12वीं शताब्दी में बसवन्ना नामक आदमी ने लिंगायत संप्रदाय की शुरुआत की थी। ये लोग जो है लोग को दफनाते थे, जलाते नहीं थे। ये लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। तो ये लिंगायत संप्रदाय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद मध्यकाल के दौरान धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन, कानून और माप विज्ञान जैसे विषयों पर अरबी में लिखी गई थी। किताब उल हिंद किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बुर्नी। अल बुर्नी जो है आपको महमूद गजनी जो भारत पर अटैक किया था उसके साथ आया था, और इसी का किताब है महमूद गजनी के साथ जो आया था अल-बुर्नी, उसका किताब है किताब उल हिंद। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है इबन बतूता। इबन बतूते की किताब का क्या नाम है? रिहाला। इबन बतूता किसके टाइम में आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। याद रखिएगा, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बुर्नी। अगला क्वेश्चन है, विलियम फिंच के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान 40 खंभों वाला महल को बनाने के लिए लगभग 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। 40 खंभों वाला महल कहाँ पर स्थित है? तो ये विलियम फिंच जो है 1608 ईस्वी में, याद रखिएगा 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो ब्रिटिशर्स जहांगीर के दरबार में आता है, उसी के साथ विलियम फिंच भी आता है, कैप्टन हॉकिंस के साथ। और विलियम फिंच जो है आपको भारत में पूरा भ्रमण करता है, भारत के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन यूरोप को बताता है। तो यही बताता है अकबर के महल के बारे में। ये अकबर का महल कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद में स्थित। याद रखिएगा, विलियम फिंच जो महल के बारे में बताता है, अकबर के महल के बारे में, वो कहाँ पर है? तो इलाहाबाद, जिसको आजकल हम लोग प्रयागराज कहते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? 10th का बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू की गई जब्ती और दहसाला प्रणाली को सबसे अच्छे तरीके से व्याख्या करता है? तो जब्ती और दहसाला प्रणाली जो है आपको किस चीज से रिलेटेड है? तो भू राजस्व प्रणाली। तो जब्ती और दहसाला मतलब 10 साल के औसत, और 10 साल के औसत के आधार पर जब्ती का मतलब क्या हुआ? खेती का पहले से चेक होता था, जिस खेती में कैसा उपज होता है, खेती से ज्यादा उपज होता है, कम उपज होता है, मीडियम क्वालिटी का उपज होता है। तो ये जब्ती प्रणाली बेसिकली शेरशाह के समय स्टार्ट हुआ था, उसी को अकबर ने भी स्टार्ट किया। तो अर्थात टैक्सेशन जो है, जो खेती पर लगेगा वो पहले खेती की उपज को देख के होगा। और 10 साल का क्या मतलब है? 10 साल के औसत के आधार पर। और टैक्स कितना लगता था? इन जनरल 1/3 उपज का टैक्स लगता था। तो जब्ती और 10 साल जो है किससे रिलेटेड है? तो भू राजस्व प्रणाली से रिलेटेड शब्द है। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अनूठा प्रकार था, जिसमें भूमि को इक्ता नामक कई भागों में विभाजित किया जाता था तथा सैनिक अधिकारी और कुलीनों को सौंप जाता था। इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो इक्ता प्रणाली जो है आपको इल्तुतमिश के शासन के दौरान शुरू किया गया था। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश का जो राजा है इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करता है। दिल्ली सल्तनत 1206 में स्टार्ट होता है, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ रहता है? लाहौर रहता है। और दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली में कौन शिफ्ट करता है? तो इल्तुतमिश। यही इल्तुतमिश जो है इक्तेदारी प्रथा भी स्टार्ट करता है। भारत में इक्तेदारी प्रथा इल्तुतमिश स्टार्ट करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने शुरुआती दिनों में अपने प्रस्तावों और कार्यवाहियों के प्रचार के लिए पूरी तरह से प्रेस पर निर्भर थे।
राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती दौर में यानी 1870 से 1918 के बीच कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए। इस संदर्भ में द हिंदू और स्वदेश मित्रन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो याद रखिएगा, द हिंदू और स्वदेश मित्रन जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष के द्वारा कौन सा प्रकाशित किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका, जिसको आजकल हम एबीपी के नाम से जानते हैं, एबीपी न्यूज। तो अभी एबीपी न्यूज जो है अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्टार्ट किया गया था। गोपाल गणेश अग्रकर के द्वारा कौन सा अखबार स्टार्ट किया गया था? तो इनका अखबार का नाम था सुधारक। सुधारक के कौन थे प्रकाशक? तो गोपाल गणेश अग्रकर। और जी जी बी वर्मा, जीपी वर्मा भी अखबार निकाले थे। उनके अखबार का नाम है हिंदुस्तान और एडवोकेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, द हिंदू और स्वदेश मित्रन के प्रकाशक कौन है? तो द हिंदू और स्वदेश मित्रन के प्रकाशक है जी सुब्रमण्यम अय्यर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव था? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो भारत में आपको प्रभाव हुआ उसका है होम रूल लीग की स्थापना और क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि। तो होम रूल जो 1916 से 1918 में किसके द्वारा स्टार्ट होता है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसका जो मेन बैकग्राउंड रीजन ये है, जो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक होता है, और उसका ही इम्पैक्ट था होम रूल लीग, और भारत में क्रांतिकारी गतिविधि भी बढ़ता है इसके प्रथम युद्ध के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, भारत में ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के शासकों के बीच संबंधों की प्रकृति की जांच करने और सुझाव देने के लिए 1927 में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनी थी? तो 1927 में ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध पर सुझाव देने के लिए समिति जो बना था उसको क्या कहते थे? बटलर समिति। ये बटलर समिति बना था। यहाँ पर ऑप्शन में सैडलर समिति है। सैडलर समिति जो है आपको 1917 में बना था, जिसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, जो आपको अपना रिपोर्ट 1919 में दिया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है, ये तो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमिटी और का जो रिपोर्ट आया था 1919 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए आपको आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। करजन समिति करके कोई स्पेसिफिक नहीं है। करजन जो है हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, कब से कब तक? 1899 से लेके 1905 तक, तो 7 साल के लिए करजन। बटलर समिति इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बटलर समिति जो अपॉइंट हुआ था, बटलर कमेटी, ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध पर सुझाव देने के लिए बना था। सैडलर कमेटी फिर से बता रहे हैं 1917 में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन था, जो हायर एजुकेशन में क्या सुझाव होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, उसके लिए बना था। सैडलर कमेटी एजुकेशन रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1931 के गांधी इरविन समझौते से मेल खाती है? तो गांधी इरविन समझौता जो आपको 1931 में होता है, कब होता है 1931 को? 4 मार्च 1931 को होता है। 4 मार्च 1931 को होता है। उसमें क्या है? तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपको स्टार्ट होता है भारत में 1930 में, कब? 12 मार्च को, जब गांधी जी दांडी यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंत करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 4 मार्च 1931 को किया जाता है, जिसके तहत गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें जाने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी और कांग्रेस पार्टी तैयार हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला है, पहली डायनासोर की हड्डियां 1828 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन द्वारा भारत में खोजी गई थी। हेलोटोप कोसिरिकाओं का जीवाश्म कहाँ खोजा गया था? तो यह कहाँ पर खोजा गया था डायनासोर की हड्डियों का? तो ये जबलपुर में खोजा गया था। याद रखिएगा, जबलपुर में हमें डायनासोर की हड्डियों के नमूने मिले थे। उस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? सभा ने एकेश्वरवादी हिंदू धर्म का प्रचार किया और उन्हें भारत का आधुनिक पुरुष कहा जाता है।
आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा जो है, इसके संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? तो बंगाल विभाजन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। कब? 1906 में। किसके द्वारा? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना होती है आपको कब? 15 अगस्त 1906 में अरविंदो घोष के द्वारा स्थापना होती है। तो बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 में स्थापित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है 1906 में। और ये सब क्यों होता है? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ए और बी दोनों इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद स्थानीय प्रेस सरकार की बहुत आलोचना करने लगे। जवाब में सरकार ने भारत में प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के लिए कड़े कदम उठाए। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा किए जाने वाला पहला पत्रकार कौन था? कैद किए जाने वाला पहला पत्रकार कौन था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक भी 3 बार जेल में गए हैं सिडिशन के केस में। सिडिशन के केस में 3 बार बाल गंगाधर तिलक गए हैं। सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक कब गए थे? तो 1897 में, पहली बार 1897 में। उसके बाद 1808, उसके बाद 1908 में, उसके बाद 1916 में। कृष्णलाल धिंगरा, कृष्णलाल धिंगरा ये भी पत्रकार थे। और ये आपको कब गए हैं? यहाँ पर क्या कहते हैं, कृष्णलाल धिंगरा जो है 1942 ईस्वी में इन्हें जेल हुआ था अपने अखबार के लिए, अपने अखबार में आलेख लिखने के लिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो अखबार था द बंगाली, उसमें आलेख लिखने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कब जेल हुआ था? तो 1883 ईस्वी में जेल हुआ था। उसी तरीके से शिशिर कुमार घोष जो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक हैं, संस्थापक है, उन्हें भी जेल हुआ था। ये कब हुआ था शिशिर कुमार घोष को? तो 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में। तो इस आधार पर हम देखते हैं जो शिशिर कुमार घोष जो है आपको पहले पत्रकार बनते हैं जिसे कैद किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। लेकिन शिशिर कुमार घोष को अरेस्ट करने के बाद जल्द ही छोड़ दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो परफेक्शन आईएएस ने माना है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1883 ईस्वी में अरेस्ट किया जाता है। तो हम आपको ये चारों का बता दिए। बाल गंगाधर तिलक तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक पहली बार 1897 में अरेस्ट होते हैं। कृष्णलाल धिंगरा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। शिशिर कुमार घोष भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता था, क्योंकि इन्हें भी अरेस्ट किया जाता है लेकिन उन्हें बेल मिल जाता। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अरेस्ट किया जाता है कब? 1883 ईस्वी। तो यहाँ पर डिस्कशन में बता दिया। परफेक्शन आईएएस ने आंसर बी माना है, वैसे आंसर डी भी इसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में न तो कोई तंत्रिका उत्तक होता है न कोई मांसपेशी उत्तक, फिर टचमी नोट पौधे स्पर्श को कैसे पहचानता है और प्रक्रियाओं में पत्तियां कैसे हिलती हैं? तो टचमी नोट जैसी जो पौधे हैं वो कैसे काम करता है, उसमें किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौधे की कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो पौधे की जब हम छूते हैं तो उसकी कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस जीव में प्रजनन आंतरिक निषेचन के माध्यम से होता है? जो प्रजनन जो है बहुत सारे जीवों में बाहरी निषेचन होता है और बहुत सारे जीव में आंतरिक निषेचन होता है। जो बड़े जीव है, जो स्थल पर रहने वाले जीव है, जनरली उसमें आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे आदमी, गाय, कुत्ता, मुर्गी, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, छोटी आंत की अंदरूनी परत पे कई उंगली जैसे उभार होते हैं जिसे बीली कहा जाता है। मानव शरीर में बीली का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में जो बीली है उसका मुख्य कार्य है अवशोषित भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। इस बीली का काम क्या है? अवशोषित भोजन को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री स्तनपायी और शाकाहारी है? तो समुद्री स्तनपायी और शाकाहारी है तो इसमें कौन है? ड्यूगोंग। ड्यूगोंग का नाम याद रखिएगा। यह जो है एक मेरीन एनिमल है और यह हर्बीवोरस है। यह हर्बीवोरस है और मेरीन
मैमल है, मैरीन मैमल है, समुद्री स्तनपायी है और शाकाहारी है, ड्यूगोंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित प्रजातियों के संदर्भ में ऑर्थोपोडस के बाद जानवरों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है? तो ऑर्थोपोडस के बाद जानवरों का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मोलस्का, याद रखिएगा मोलस्का है। उसके बाद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे दौर में किससे संबंधित प्रश्न नहीं होंगे? तो NFHS 6 में कौन सा पॉइंट पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? तो वह है विकलांगता और एनीमिया से रिलेटेड। लंबाई और वजन पर क्वेश्चन रहेगा, लेकिन विकलांगता और एनीमिया पर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? उसके बाद वायरस, प्रोटोजोआ और कवक का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया का खोज किसने किया है? तो बैक्टीरिया का खोज ल्यू वॉन हॉक ने किया है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की खोज करने वाले सेम व्यक्ति हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की खोज करने वाले सेम व्यक्ति हैं। तो ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की खोज करने वाले कौन है? ल्यू वेन हॉक। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का हेनरिक बेरी दिया गया है, तो ये गलत है। वायरस का खोज किसने किया था? तो वायरस के खोज करने वाले हैं इवानुस्की। तो वायरस की खोज करने वाले हैं इवान वुस्की। और कवक की खोज करने वाले कौन है? तो हेनरिक बेरी। तो यहाँ पर कौन सा सही है? केवल प्रोटोजोआ की खोज करने वाले लुई वान हॉक का जो नाम दिया गया है वही इसमें ऑप्शन सही है। तो 27 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। फिर से बता देते हैं, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को खोज करने वाले लुई वान हॉक है। हेनरिक बेरी किसका खोज किया? तो हेनरिक बेरी जो है आपको कवक का खोज किया है। हेनरिक बेरी कवक का खोज किया है। और वायरस का खोज किसने किया है? तो वायरस का खोज इवान विस्की ने किया है। वायरस का खोज इवान विस्की ने 1892 में किया था। प्रोटोजोआ का खोज कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। और फंगी 1858 में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मानव शरीर के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केराटिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो केराटिन जो है नाखून में पाया जाता है, दांत में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है। तो केराटिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है, ये आपको नाखून, दांत, बाल में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लक्स मीटर द्वारा मापा जाता है? तो लक्स मीटर जो है आपको किसी वस्तु पर किसी विशेष क्षेत्र में पड़ने वाले प्रकाश की चमक को नापता है। तो लक्स मीटर से हम क्या मापते हैं? किसी वस्तु पर किसी विशेष क्षेत्र में पड़ने वाले प्रकाश की चमक। मांसपेशियों की गति और रक्तचाप में परिवर्तन हम लोग काइमोग्राफ से नापते हैं। याद रखिएगा, मांसपेशियों की गति और रक्तचाप में परिवर्तन काइमोग्राफ से नापते हैं। पहिएदार वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो हम लोग ओडोमीटर से मापते हैं। तो 29 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अगला है, चुंबकीय प्रवाह कुल चुंबकीय क्षेत्र का माप है जो किसी दिए गए क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस संदर्भ में चुंबकीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसे वाट में मापा जाता है। तो चुंबकीय प्रवाह जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग वेबर में मापते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की जो मेजरमेंट, तो इसे हम लोग वेबर में मापते हैं। और यह एक अदिश राशि है। ये पॉइंट सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो मेजरमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है इसको हम लोग किस में मापते हैं? तो वेबर में मापते हैं। एसआई यूनिट वेबर है और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल है। तो ऐसा यूनिट वेबर है, वाट में नहीं मापते हम लोग। तो पहला जो पॉइंट है गलत है। दूसरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉइंट सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अनुप्रयोग है? तो न्यूटन की गति का प्रथम न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अनुप्रयोग है, यदि उतरती हुई लिफ्ट अचानक रुक जाए तो रक्त आपके सिर से पैरों की ओर दौड़ने लगता है। जो न्यूटन का प्रथम लॉ है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर चल रहा है तो चलना ही चाहता है, रुका है तो रुका हुआ ही रहेगा। यहाँ जो पेशेवर एथलीट गेंद पकड़ने के बाद अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम के अनुसार है। और गोल्फ खेल में गेंद का त्वरण क्लब पर लगाए गए बल के सीधे अनुपातिक होता है, यह भी न्यूटन के दूसरे नियम का है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का अनुसार है।
बंदूक का जो प्रतिक्षेप बल होता है, जब बंदूक से गोली निकलता है तो बंदूक जो पीछे आता है, तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसी चालक में विद्युत प्रवाह के लिए अधिकतम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा? तो याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा जो चालक होता है, सबसे ज्यादा जिसकी कंडक्टिविटी है, वे कौन सा है? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी वाला वे है आपको चांदी। चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद सोना। तो इसमें से कंडक्टिविटी है चांदी की नंबर 1, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना। यहाँ पर पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑफर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा ऑफर करेगा? चांदी मिनिमम करेगा, तांबा उससे ज्यादा करेगा, सोना उससे ज्यादा करेगा, और लोहा सबसे ज्यादा यहाँ पर करेगा चारों में से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो फॉलो करेगा वो लोहा, और मिनिमम रेजिस्टेंस जो देगा वो होगा चांदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शीतलक के रूप में किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शीतलक के रूप में हम लोग खारा पानी, हेवी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सब का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए, कौन सा हिमालयी दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो माना दर्रा जो है ये आपको उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, ये तो पॉइंट सही है। खरदुंगला जो है लद्दाख में है। खरदुंगला कहाँ पर है? लद्दाख में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? पीर पंजाल रेंज हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला जो है ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में है। इसी सिपकिला से आपको सतलज नदी आती है। ये इंडिया चाइना के बाउंड्री पर पड़ता है सिपकिला दर्रा। बेनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। तो 2, 3, 4, 5 जो है आपको उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में यहाँ पर से केवल माना दर्रा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? अधिकतम वन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से कितना वन क्षेत्र है? तो 84.53%। मणिपुर में कितना है? तो 74.34 है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 79.33 है। सिक्किम में कितना है? तो 47.08 है। तो मिजोरम में मैक्सिमम है 84.53। वैसे इंडिया के लेवल पर देखें तो इंडिया में वन का प्रतिशत कितना है? वन क्षेत्र कितना है? 21.72। इंडिया में कितना है ओवरऑल? 21.72। मिजोरम में आपको वन का मैक्सिमम है 84.53। अगला है, भारत में गर्म मौसम के दौरान शुष्क और नम वायु द्रव्यमानों के बीच अचानक संपर्क से अत्यधिक तीव्रता वाले स्थानीय तूफानों का उद्भव होता है। ये स्थानीय तूफान तीव्र हवाओं, मूसलाधार बारिश और यहाँ तक कि ओलावृष्टि से भी जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान का उदाहरण है? तो लोकल स्टॉर्म जो है उसका उदाहरण कौन है? तो मैंगो साबर। मैंगो साबर जो है आपको कहाँ पर होता है? तो केरला और कर्नाटक में होता है मैंगो साबर। इसको प्री मानसून साबर भी कहते हैं। तो मैंगो साबर ये लोकल स्टॉर्म है। लू जो है आपको बिहार पंजाब में गर्मी के मौसम में लू चलता है। ब्लोजम साबर, ब्लोजम साबर भी आपको कॉफी फ्लावर के लिए केरला में चलता है। तो ब्लोजम साबर भी लोकल स्टॉर्म है। कहाँ पर? केरला में। इससे कॉफी को फायदा होता है। तो उपयुक्त में से जो सभी है, मैंगो साबर, लू, ब्लोसम साबर, ये सब लोकल स्टॉर्म है। आंसर क्या आ जाएगा? 36 का डी। अगला है, भारत में कोयले के प्रचुर प्राकृतिक भंडार है। हालांकि धरती से कोयला निकालने में कभी कभी खदान में बाढ़ या खदान में आग जैसी आपदा आ सकती है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया कोयला खदान जो आपको झारखंड में है, वे सबसे अधिक डिजास्टर प्रोन रीजन के रूप में माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सूबेदार था जिसने अंग्रेजों को पटना में रहने की सुविधा प्रदान की थी? तो 1620 ईस्वी में जो अंग्रेज अपना पहला कारखाना पटना में स्थापित किया, उसको वहां पर स्थापित करने में पटना का गवर्नर मुकर्रब खान ने मदद किया था। यहाँ मुबारक खान है, ये नाम गलत है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक्चुअल नाम क्या है? मुकर्रब खान, मुकर्रब खान। और ये जो 1620 ईस्वी में फैक्ट्री बनता है, इसे 1621 ईस्वी में आग लग जाता है। इसे यहाँ से हटना पड़ता है, क्योंकि मुकर्रब खान के बाद
जो नया गवर्नर आता है उसका क्या नाम है, राजकुमार परवेज। जो यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, ब्रिटिश बिजनेसमैन, सबसे ज्यादा टैक्सेशन मांगता है, ज्यादा वसूली के काम करने का कोशिश करता है। तो यह फैक्ट्री जो 1620 में स्थापित करने का कोशिश किया गया था वो 1621 में बंद हो जाता है। एक्चुअल आंसर क्या होगा यहाँ, मुकर्रब खान। मुकर्रब खान, मुबारक खान नहीं। लेकिन यहाँ पर आंसर दिया गया है मुबारक खान, तो ये मान लीजिए मुबारक खान, लेकिन एक्चुअल नाम था उसका मुकर्रब खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 38 का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में अक्सर समाचारों में चर्चित काराकोरम विसंगति का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो काराकोरम विसंगति जो हाल ही में जिक्र है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं। क्योंकि काराकोरम विसंगति जो है एनोमोलस जो ग्रोथ हो रहा है, जो अचानक जो ग्रोथ हो रहा है इस ग्लेशियर में, उसको दर्शाता है। यहाँ पे जो तीनों है, यह नियंत्रण रेखा पर एक असमानता को दिखाता है। ऐसा नहीं है, ठंडी रेगिस्तान होने के बावजूद काराकोरम पर्वत में जलवायु की कुछ दुर्लभ प्रजाति देखेंगे, तो दुर्लभ प्रजाति से भी कोई मतलब नहीं है। काराकोरम पर्वतमाला में ग्लेशियर के कुछ हिस्से ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने लगे हैं, ये गलत है। जो ग्रोथ हो रहा है काराकोरम पर ग्लेशियर में, उसमें है, न कि कमी। ये इंक्रीज को दिखा रहा था। इसमें से इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र कहा है। तो पटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र किसने कहा था, तो पीटर मुंडी, जो 1632 ईस्वी में भारत माता है, वही बताता है जो पटना जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समृद्ध केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किसान नेता ने जबरदस्ती बुआई और फसल कटाई का नारा दिया था। तो जबरदस्ती बुआई और फसल कटाई का नारा किसने दिया था, राहुल संकृत्यान ने दिया था। याद रखिएगा, राहुल संकृत्यान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मंडल की कौन सी पुस्तक अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए आधारभूत मानी जाती है। तो ग्रेगर मंडल की जो बुक है, ग्रेगर मेंडल की जो बुक है, उस बुक का नाम क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो 1866 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इसके लेखक कौन है, ग्रेगर मेंडल। यहाँ पे एक और बुक का नाम है द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स को लिखने वाले कौन है, जेम्स डी वाटसन। डबल हेलिक्स डीएनए से रिलेटेड है, इसको लिखने वाले कौन है, जेम्स डी वाटसन। उसी तरीके से यहाँ पर बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके लेखक भी बहुत फेमस है, चार्ल्स डार्विन। अगला बुक है द जीन एंड इंटीमेट हिस्ट्री। इसको लिखने वाले सिद्धार्थ मुखर्जी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो 1866 में ग्रेगर मेंडल के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का सबसे पहले संतोषजनक स्पष्टीकरण है कि राजस्थान में जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। तो स्वर्ण नगरी के रूप में राजस्थान को इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पीले बलुआ पत्थर की एक चोटी स्थित है। तो पीले बलुआ पत्थर की चोटी अवस्थित होने के कारण यहाँ पर इसको हम जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। यहाँ की जो बालू है उसका डिमांड पूरे भारत में है, क्योंकि ये बहुत अच्छा बालू भवन निर्माण के लिए माना जाता है। आप क्वेश्चन में बताइएगा, बिहार की किस नदी के बालू को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, जिसका डिमांड पूरे बिहार में है। ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है। ये बताइए, जैसे जैसलमेर में पीला बालू है, इसी कारण इसको हम स्वर्ण नगरी कहते हैं। बिहार में कहाँ की बालू को हम लोग सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हिमालय क्षेत्र के समशीतोष्ण वन शामिल है। इस रिजर्व में संभवतः हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हुंगुल पाए जाते हैं। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, आपको इसमें हिमालयी क्षेत्र के समशीतोष्ण वन शामिल है, ये पॉइंट सही है। यहाँ पर हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग पाया जाता है, लेकिन हुंगुल नहीं पाया जाता। हुंगुल जो है आपको कश्मीरी हिरन है, जो कश्मीर घाटी में पाया जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, केवल ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण दे। तो देखिए, जो पानी वाली पारिस्थितिकी तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लोटिक, दूसरा होता है लैंटिक। लोटिक में पानी जो है बहते रहता है, लैंटिक में क्या होता है, पानी स्थिर रहता है। तो जैसे तालाब है,
तालाब में क्या होता है, आपको पानी स्थिर रहता है, मछली घर में पानी स्थिर रहता है, झील जो है उसमें भी पानी स्थिर रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंटिक। और जिसमें पानी बहता रहता है, जैसे समुद्र हुआ, नदियां हुई, तो उसको क्या कहते हैं, लोटिक। तो लोटिक में इसमें क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो केवल एक जो है आपको लोटिक है, और ये 3 तालाब, झील, मछली घर लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उथला क्षेत्र है और समुद्र तल में जड़ें रखने वाली पौधे को सहारा देता है। तो ये जो है ये कौन सा क्षेत्र है, ये है नेरेटिक क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं, नेरेटिक क्षेत्र, जो आपको सेलो रीजन में पाया जाता है, और जो प्लांट, जिस प्लांट में रूट होता है उसको ये सपोर्ट देता है, यह क्षेत्र। तो इस क्षेत्र का क्या नाम है, नेरेटिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शीत निद्रा का अभ्यास करता है। तो शीत निद्रा का अभ्यास करने वाला जो जानवर है वो आपको है चमगादड़ और चूहा। चमगादड़ और चूहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 और 4, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र है जहां तापमान में अत्यधिक दैनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसी चरम स्थितियों में रहने वाले जीवों ने विशेष अनुकूली परिस्थितियां विकसित की है, जो उन्हें अत्यधिक तापमान का सामना करने में सक्षम बनाती है। ऊंट अत्यधिक तापमान का सामना कैसे करता है। तो ऊंट जो है वह अपने शरीर के तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन को झेल सकता है और पानी का संरक्षण करता है। तो ऊंट में क्या क्या खासियत है, वह ऊंट अत्यधिक तापमान को झेल सकता है और पानी का संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ प्रजातियों की घटती आबादी को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो सबसे पहला संरक्षण कार्यक्रम जो है वह है गिर शेर परियोजना। गिर शेर परियोजना 72 में स्टार्ट हुआ था, 1972 में। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। 1973 में आपको प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद प्रोजेक्ट मगरमच्छ जो है 75 में मगरमच्छ, और हाथी प्रोजेक्ट हाथी 92 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहला कौन सा है, गिर शेर परियोजना 1972, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है। पृथ्वी जो है सूर्य के निकट कब होती है, 3 जनवरी को होती है, और सबसे ज्यादा दूर कब होती है, 4 जुलाई को होती है। इसका आंसर क्या रहेगा, सी, ऑप्शन सी। 3 जनवरी को कितना दूर पर होता है, तो 147 मिलियन किलोमीटर, और 4 जुलाई को 152 मिलियन किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। उसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी को सूर्यातप लंबी तरंगों के द्वारा प्राप्त होता है। विकर विक विकर्णित ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में वायुमंडल में पहुंचती है। याद रखिएगा, सूर्य पृथ्वी को सूर्य तप छोटी तरंगों में प्राप्त होता है, छोटी तरंगों में प्राप्त होता है, और विकिरणित ऊर्जा दीर्घ तरंग में वायुमंडल में जाता है। तो ये दोनों उल्टा लिखा गया है। जो एनर्जी हमको मिलता है वो छोटी तरंगों में मिलता है, और धरती जो एनर्जी रेडिएट करता है वो लंबी तरंगों में रेडिएट करता है। तो इसमें 51 का कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है। तो सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और इससे 11 देश जुड़े हुए हैं। सहारा रेगिस्तान से 11 देश जुड़े हुए हैं। इसमें कौन कौन सा हिस्सा है, तो देखिए चाड है, लीबिया है, मोरक्को है। इसके अलावे ये 3 के अलावे कौन कौन सा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये भी यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, सी, 1, 3, 4। इस चाड, लीबिया, मोरक्को के अलावे है अल्जीरिया, इजिप्ट, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, टूनिसिया और वेस्टर्न सहारा। तो 11 अफ्रीकन कंट्री जो है सहारा रेगिस्तान को टच करता है। इस क्वेश्चन में चाड, लीबिया और मोरक्को होगा, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राथमिक तरंगे केवल गैसीय तथा तरल पदार्थों के माध्यम से ही गुजरता है। तो प्राथमिक तरंग जो है आपको केवल गैसीय और तरल पदार्थों के माध्यम से ही
गुजरता है। ये जो पॉइंट है गलत है। प्राथमिक प्राइमरी जो है ठोस, लिक्विड और गैस तीनों से गुजरता है, तो पहला पॉइंट गलत है। द्वितीय तरंगे केवल ठोस पदार्थों से गुजरता है, जो सेकेंडरी वेव है वो केवल ठोस पदार्थ से गुजरता है, ये पॉइंट सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। प्राइमरी वेव हो कि सेकेंडरी वेव, सॉलिड से मूव करेगा ही। प्राइमरी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड लिक्विड गैस तीनों से मूव करता है, सेकेंडरी केवल सॉलिड से मूव करता है। तो इसका 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। उपयुक्त नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ये तीनों नदी जो है आपको बेसिकली चाइना की बाउंड्री पर बहती है। तो पीली नदी जो है आपको सबसे पहले ऊपर चाइना के ऊपर से बहते हैं। फिर आपको यांगजी नदी है तिब्बत के पास। मेकोंग जो है बर्मा, लाओस में बहती है मेकोंग। तो इसमें अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो पीली नदी, यांगजी नदी और फिर मेकोंग होगा। तो 1 2 3 ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 कहता है जो राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। आपको जो उच्च न्यायालय से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 214 से लेके 231 तक उच्च न्यायालय से रिलेटेड आर्टिकल है, और 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। तो याद रखिएगा 214 से 231 तक हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, और 124 से लेके 147 तक यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड आर्टिकल है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, उसको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 217 कहता है जो उच्च न्यायालय के जज को कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। तो किसे बोलने और भाग लेने का अधिकार है, तो ये है भारत के महान्यायवादी। तो भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल नंबर 76 है। आर्टिकल नंबर 76 कहता है जो भारत का एक क्या होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। और आर्टिकल नंबर 88 कहता है, आर्टिकल नंबर 88 कहता है जो मिनिस्टर है और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वे किसी भी सदन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वे किसी भी सदन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये कौन सा है, आर्टिकल नंबर 88। तो आर्टिकल नंबर 88 आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अधिकार देता है किसी भी सदन में भाग लेने के लिए और बोलने के लिए वोट नहीं डाल सकता है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार यदि किसी विधेयक में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान हो तो उसे धन विधेयक माना जाएगा। तो धन विधेयक माना जाएगा भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन के लिए। तो ये पॉइंट से अगर भारत की संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, तो ये जो प्रोविजन होगा इसको हम लोग धन विधेयक मानेंगे। किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी कर का अधिरोपण या उन्मूलन, अगर कोई लोकल अथॉरिटी के द्वारा टैक्स लगाया जाएगा, इम्पोजिशन होगा, उसको हम लोग धन विधेयक नहीं मानेंगे। ये दूसरा पॉइंट गलत है। केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मनी बोरो करना चाह रहा है तो ये धन विधेयक का भाग होगा। भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, अगर कस्टडी ऑफ कंटीजेंसी फंड के बारे में होगा तो ये धन विधेयक का होगा। तो 1 3 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका होगा। जो दूसरा पॉइंट है वह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है। उपर्युक्त टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में, तो यह जो है जो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर स्थित है, ये जजमेंट किसमें आया था, तो मिनर्वा मिल मामला जो 1980 में हुआ था उसमें बताया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन ए में मेनका गांधी है। मेनका गांधी मामला जो 1978 में हुआ था, इसमें बताया गया था जो आर्टिकल 21 का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है। तो आर्टिकल 21 के बारे में बताया गया था लाइफ जो, और आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21
को हमको एक साथ पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन को समझने में मेनका गांधी का हेल्प है। केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया था। और बेरूबारी यूनियन मामला जो है ये 1960 में हुआ था, जिसमें बताया गया था जो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरूबारी यूनियन केस जो 1960 में हुआ था, उसमें क्या बताया गया था, जो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिनर्वा मिल मामला जो 1980 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान सभा के अलावा विधान परिषद भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो याद रखिएगा 6 स्टेट में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो कौन सा है? एक है यूपी, दूसरा है बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें तमिलनाडु जो है वहां पर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। अगला है, 2023 तक भारत में करीब 10 लाख सहकारी समितियां हैं। भारत में सहकारी समिति आंदोलन के विकास के पीछे एक प्रमुख कारक ऐसी समितियों का कानूनी संरक्षण है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया? तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस अधिनियम के द्वारा मिला है? तो 97वां संशोधन अधिनियम जो 2011 में पास हुआ था। तो 97वां संशोधन अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 9B जोड़ा गया, 9B, जिसमें आर्टिकल 243Z से 243ZT को जोड़ा गया। तो पार्ट 9B जोड़ा गया। उसके बाद कौन सा आर्टिकल? 243Z से लेके 243ZT तक आर्टिकल जोड़ा गया। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 है उसको मॉडिफाई किया गया। जो डीपीएसपी का आर्टिकल डीपीएसपी में आर्टिकल 43B को ऐड किया गया। तो ये सब कब हुआ? 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत हुआ, जिसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन मिला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रयुक्त नहीं होता? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट है, वो एक है रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव और रिकॉल। याद रखिएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड में होता है और कई कंट्रियों में होता है जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पर रेफरेंडम की मदद से जनमत लिया जाता है, प्लेबिसाइट की मदद से लिया जाता है, इनिशिएटिव, और फोर्थ कौन है? रिकॉल। इसमें से कौन नहीं है? तो कोई नहीं, तीनों है, इसके अलावा एक रिकॉल भी है। तो 61st का क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन डी। कौन युक्त नहीं होता है? तो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमको सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। प्रस्तावना के प्रावधान न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट एकदम से सही है। ये कब बताया गया था? तो बेरूबेरी केस जो 1960 में आया था, उसी में बताया गया था जो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है और यह कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं है। तो प्रस्तावना के प्रस्ताव न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब बताया? 1960 में बताया। किस केस में? तो बेरूबेरी केस में बताया। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, बेरूबेरी केस 1960 में बोला गया था जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में बोला गया जो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है और इसको हम लोग आर्टिकल 368 का यूज करके क्या कर सकते हैं? इसको अमेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब केशवानंद भारती में बताया गया जो संविधान का प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और यह संविधान का भाग है, तो 42वां संशोधन 1976 के तहत हम लोग प्रस्तावना को क्या किए? अमेंड किए और इसमें 3 शब्द जोड़े, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द ऐड हुआ।
तो यहाँ पर क्या सा है, देखिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में हमने संशोधन किया है, तो तीसरा पॉइंट गलत है। प्रस्तावना के प्रावधान प्रस्तावना के प्रावधान न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, ये 1960 में बोला गया है, ये पॉइंट सही है। और तो इसमें कितने कथन सही, तो 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा पॉइंट गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समय समय पर विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है। प्रशासनिक इकाई के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा ठोस कारक है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनता है, उसके पीछे अनेक कारण होते हैं, जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता। तो सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण हमने कौन सा यूनियन टेरिटरी बनाया, तो पौंडीचेरी, दादर एंड नागर हवेली ये बनाया। सामरिक महत्व के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण कौन सा बनाया, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को बनाया। जनजातीय लोगों की विशेष सुविधाएं, तो जनजातीय लोगों की विशेष सुविधा के लिए भी हमने यूनियन टेरिटरी बनाया था, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। बाद में उसको हम लोग स्टेट बनाए, लेकिन शुरुआत में ये यूनियन टेरिटरी था। तो ये यूनियन टेरिटरी बनाने का कारण उपयुक्त में से 3 हो सकते हैं, इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस निकाय को बुजुर्गों का सदन के नाम से जाना जाता है। तो बुजुर्गों के सदन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, राज्यसभा को। राज्यसभा को हम लोग बुजुर्गों के सदन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था। तो भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम एन रॉय ने रखा था 1934 में, याद रखिएगा। एम एन रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर थे, उन्होंने 1934 में संविधान सभा का विचार रखा था। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पुस्तकालय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अग्निशमन सेवाएं, उपयुक्त में से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 पॉइंट है, 29 टॉपिक है, जो आपको पंचायत के पावर और फंक्शन से रिलेटेड है, और इसी में पुस्तकालय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अग्निशमन सेवाएं जो है आपको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसमें कौन सा पूछ रहा है, सूचीबद्ध है, तो केवल ऑप्शन 1 और 2, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में राज्यसभा में संघ शासित प्रदेशों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। गलत है, राज्यसभा में 2 संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी का प्रतिनिधित्व है। दिल्ली से 3 मंत्री राज्यसभा में है और पौंडीचेरी से 1 मंत्री है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, तो ये पॉइंट सही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, तो ये पॉइंट गलत है। राज्यसभा में किस स्टेट से कितना मंत्री जाएगा, कितने लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ये शेड्यूल्ड 4 में मेंशन है। हर एक स्टेट का अलग अलग है, सबका समान नहीं है, जैसा अमेरिका में है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट गलत है। इसमें कितने सत्य है, तो केवल एक ही सत्य है। आपको जो राज्यसभा के जो सदस्य है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो ये पॉइंट गलत है। यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रकाशित होता है। विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 किसके द्वारा प्रकाशित होता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रकाशित होता है, न कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो पहला ही पॉइंट गलत है। उसके बाद है, 2023 की रिपोर्ट में पहली बार लिथियम और तांबे के निष्कर्षण से संबंधित रोजगार डेटा शामिल किया गया, ये पॉइंट सही है। भारत और मध्य पूर्व ही ऐसे क्षेत्र है जहां हाल ही के दिनों में स्वच्छ ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन दोनों से संबंधित रोजगार में वृद्धि देखी गई है। तो ये दोनों पॉइंट सही है। कितने कथन सत्य है, तो 2 कथन इसमें सत्य है, पहला पॉइंट गलत था। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2038 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने की योजना की घोषणा की है। तो ये घोषणा करने वाली कंपनी कौन है, ओएनजीसी है, जो नेट जीरो इमिशन कर लेगा। ये कब तक, 2038 तक। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति अंतर शब्द का सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप को कौन आपको एक्सप्लेन करता है, तो यह है, यह किसी अर्थव्यवस्था के पूर्णतः नियोजित होने पर
अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर है। तो मुद्रास्फीति अंतर जो है, इन्फ्लेशनरी गैप, किसको शो करता है? इट इज ए गैप बिटवीन प्रिडिक्टेड जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता की क्रियान्वित करने का प्रभारी है। तो ये पॉइंट सही है। ये जो बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड, दिवाला और दिवालियापन संहिता को क्रियान्वित करने का यह अर्ध न्यायिक निकाय है। तो ये पॉइंट सही है। यह अर्ध न्यायिक, यह अर्ध सरकारी निकाय है। कितने कौन कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, दोनों कथन इसके सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति डिफ्लेशन के लिए सही है? यह सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट है। जैसे इन्फ्लेशन आपको प्राइस इंक्रीज को दिखाता, अपस्फीति क्या है? डिफ्लेशन प्राइस डिक्रीज को दिखाता। तो पॉइंट सही है। अपस्फीति सदैव उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है, सदैव उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक नहीं है। नहीं, ये कभी कभी लाभदायक भी है और कभी इससे लॉस भी हो सकता है। अगर सब सामान का दाम एकदम घटने लगेगा, जो कंपनी है वो सामान बनाना बंद कर देगी, तो फिर जो है वो सामान मिलेगा नहीं उपभोक्ता को। तो उपभोक्ता के लिए हमेशा ये सिचुएशन लाभदायक नहीं है। केंद्रीय बैंक अपस्फीति से निपटने के लिए विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उपयोग कर सकती है। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, ये क्या करती है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। इसमें 1 और 3 जो है सही है, दूसरा गलत है। इसमें आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है जिसे चीनी मिलों को कानूनी तौर पर किसानों को देना अनिवार्य। ये पॉइंट सही है। कृषि लागत और मूल्य आयोग एफआरपी की घोषणा करता है। तो ये पॉइंट गलत है। कृषि लागत और मूल्य आयोग नहीं करता, ये कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसकी घोषणा करता है। याद रखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इस एफआरपी एक्ट को एफआरपी को घोषणा करता है। एफआरपी की घोषणा कौन करता है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। तो दूसरा पॉइंट गलत है। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जब लोग श्रम बाजार में नौकरियों के बीच आवागमन करता है, जब लोग श्रम बल में प्रवेश करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब एक आदमी एक जॉब में है, उस जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब जाने की कोशिश करता है, तो इस टाइम पीरियड में जो अनएम्प्लॉयड रहता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो जब लोग श्रम बाजार में नौकरी के बीच आवागमन करते हैं, जब लोग श्रम बल में प्रवेश करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, तो ये हो गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों पॉइंट जो है इसका सही है। उसके बाद है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और 1965 तक 2 पंचवर्षीय योजना और हुई। हालांकि 1965 के बाद नियोजन प्रक्रिया बाधित हो गई और 1966 और 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं शुरू करनी पड़ी। इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से किस कारक ने 1965 में नियोजन को बाधित किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान संघर्ष, लगातार 2 वर्षों तक सूखा और मुद्रा का अवमूल्यन। तो जो हम लोग 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू किए, वो 1965 तक पंचवर्षीय योजना चला। उसके बाद हम लोग पंचवर्षीय योजना को रोक दिए और 65 से 69 तक आपको 3 वार्षिक योजना चला। फिर 69 में हम लोग अगला पंचवर्षीय योजना चला। तो ये 3 वार्षिक पंचवर्षीय योजना चलाने का कारण क्या था? भारत पाकिस्तान का संघर्ष। भारत पाकिस्तान का संघर्ष 65 में भारत पाकिस्तान से संघर्ष हुआ था, जिसके कारण भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी जो अगला योजना बना सके। 2 साल तक सूखा भी पड़ा था, मूल्यों का अवमूल्यन भी हुआ था, करेंसी डिवैल्यूएशन भी हुआ था। इस सब सिचुएशन में सरकार ने सोचा जो अभी हम पंचवर्षीय योजना बनाने की जगह वार्षिक योजना बनाते हैं। ये तीनों कारण सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। इस तरीके से हम लोग जो ये टेस्ट पेपर 17 था, फुल लेंथ टेस्ट, उसके 75 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कम फीडबैक हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग कल मिलते हैं इसी टेस्ट पेपर के बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।